वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग जो स्पेशल एक्टिविटी एक्सरसाइज कर रहे थे उसमें इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट पर बेस्ड है। तो लेट्स डिस्कस केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। जैसे कि आपको पता है जो नए अमेंडमेंट्स आ रहे हैं, जो नए सुधार हुए हैं, नई शिक्षा नीति लागू हो रही है एनईपी। तो 2021-22 से एक तो वो लागू होनी है, तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस वो बढ़ने हैं। और ये जो कैटेगरी है जो हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, यही कहलाती है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। तो हर साल इस तरह के सवाल पेपर में 10% से बढ़ाए जाएंगे। यानी अभी इंट्रोड्यूस हुए हैं क्वेश्चन नंबर 15 और 16, 4 और 4 नंबर के, यानी कुल 8 नंबर का कंटेंट वो इस पर आधारित है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। और हर साल धीरे धीरे करके 10% की दर से इनको बढ़ाया जाएगा। और बाकी अपडेट आपको मिल ही गए होंगे, उसके लिए मैंने अलग से एडिशनल न्यूज़ नहीं बनाई है, मैं शेयर कर देता हूँ आपके साथ। जो जेई मेंस है और जेई एडवांस से पहले हट गया था 75% वाला क्राइटेरिया, बोर्ड में 75-75% वाला जो क्राइटेरिया था, और जेई मेन से अभी हटा दिया गया है। और दोनों ईयर्स के लिए हटा दिया गया है, दोनों सेशंस के लिए, करंट सेशन के लिए भी नहीं है और नेक्स्ट सेशन के लिए भी नहीं है ये क्राइटेरिया। सिलेबस की जहां तक बात थी, पहले ऐसे सुनने में आ रहा था कि रिड्यूस सिलेबस रहेगा कॉम्पिटिशन्स के लिए भी, पर ऐसा नहीं है। जेई मेन और नीट के लिए रिड्यूस सिलेबस नहीं रहेगा, वही सिलेबस रहेगा जो ऑलरेडी दिया हुआ है। हाँ, अब एक नई बात और सुनने में आ रही है कि वहां पर चॉइस मिलने वाली है आपको क्वेश्चंस में, ऐसा वो कह रहे हैं। और चॉइस वो इस तरह से होगी कि कोई क्वेश्चन अगर ऐसा आ गया जो रिड्यूस सिलेबस से नहीं है, तो उसमें और लगाकर एक क्वेश्चन दूसरा मौजूद रहेगा जो रिड्यूस सिलेबस से रहेगा, यानी नए सिलेबस से रहेगा जो कि रिड्यूस हो गया है। तो ऐसा कुछ कह रहे हैं। तो अभी क्लैरिटी नहीं है, कुछ दिनों में और क्लैरिटी आ जाएगी। जब पूरी क्लैरिटी आ जाएगी उसके बाद मैं उस पर एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। तो अभी हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी ईएमआई एंड एसी पर बेस्ड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। पहला सवाल है, एन इंडक्टर यानी प्रेरण कुंडली इज सिंपली ए कॉइल और ए सोलेनॉइड। ये होता है ना? या तो एक ये परिनालिका होती है सोलेनॉइड, या एक कुंडली होती है साधारण कुंडली, दैट हैज ए फिक्स्ड इंडक्टेंस। इसके लिए एल की वैल्यू फिक्स होती है। इट इज रेफर्ड टू एज ए चोक। इसको हम चोक भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? अगर गाड़ी में चोक लगाते हैं तो वो क्या करता है, एयर सप्लाई को बंद कर देता है। चौक करना यानी बंद कर देना, जो होता है चौकिंग हजार्ड, ये शब्द वहीं से आया है। गले में कोई चीज फंस जाए, चौकिंग हजार्ड, बच्चों के लिए ऐसा बोला जाता है। तो गाड़ी में भी चौक होता है। चौक लगा के सर्दी में हम क्या करते हैं, गाड़ी को स्टार्ट करते हैं चौक लगा, उससे एयर की सप्लाई बंद हो जाती है, फ्यूल की सप्लाई बढ़ जाती है, तो उसका इग्नाइट होना इजी हो जाता है शुरू में। हालांकि इसमें फ्यूल कंजम्पशन बढ़ जाता है, एवरेज डाउन जाता है अगर हम चौक लगा के गाड़ी स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर ये चौक क्या करता है, ये जो कॉइल है ये अल्टरनेटिंग करंट यानी चेंजेस को अपोज करती है। अपोज करती है इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, इसको हम कहते हैं चौक। ये चौक कर देती है किसको, एसी वेरिएशंस को, चेंजेस को। द यूजुअल सर्किट नोटेशन फॉर एन इंडक्टर इज एज शोन। ऐसे हम दिखाते हैं, लेट ए करंट आई फ्लोज थ्रू द इंडक्टर फ्रॉम ए टू बी। whenever electric current changes through it, a back EMF is generated। ये बैक ईएमएफ जो जनरेट हो रहा है, यही विरोध कर रहा है उस परिवर्तन का, धारा में परिवर्तन का, नहीं करंट में जो चेंजेस हो रहे हैं उसको अपोज कर रहा है। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर इज अज्यूम्ड टू बी जीरो, इसका रेजिस्टेंस अगर जीरो हो, यानी जो ओमिक रेजिस्टेंस है हम उसकी बात कर रहे हैं, ये वायर अगर हमने सुपर कंडक्टर से बनाया है तो इसका रेजिस्टेंस जीरो मान सकते हैं, आइडियल इंडक्टर। देन इंड्यूस्ड ईएमएफ इन इट इज गिवन बाय, जो ईएमएफ इंड्यूस होगा ई से दिखाया, वो होगा वीबी माइनस वीए, और फैराडे ने लॉ दिया था माइनस एल टाइम्स डी आई बाई डी टी। तो ये सेल्फ इंडक्शन वाला फॉर्मूला है। दस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एन इंडक्टर
as we move in the direction of current, but potential also drops across a pure resistor when we move in the direction of current. इंडक्टर में भी ड्रॉप हो रहा है, रेजिस्टेंस में भी ड्रॉप होता है. The main difference between a resistor and an inductor is that while a resistor opposes the current through it, an inductor opposes the change in current through it. देखो बच्चों, बहुत ही काम का कंसेप्ट है. आपसे पूछ सकते हैं डायरेक्ट, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टर एंड इंडक्टर. तो रेजिस्टर जो है करंट का ही विरोध करता है, जबकि इंडक्टर करंट में चेंज का विरोध करता है, करंट का विरोध नहीं करता है. जैसे आम बोलचाल में ऐसे बोला जाता है ना, अभी पापी से नफरत मत करो, पाप से नफरत करो. पापी को मत मारो, पाप को खत्म करो. है? गरीब को मत खत्म करो, गरीबी को खत्म करो. कुछ वैसे ही है ना, उससे आप इसको लिंक कर सकते. नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. ये जो जानकारी हमें दी गई, इसके आधार पर हमें इन प्रश्नों का जवाब देना है, जिसमें नंबरिंग में गड़बड़ हो गई है तो नंबरिंग में सही कर देता हूँ बच्चों. यहाँ पे ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ हमको आ रहा है. हियर इट इज. आई थिंक ठीक है, तो ऐसे चला नहीं होगा. हाउ डज इंडक्टर बिहेव व्हेन, ये चार ऑप्शन है, मेरे को गलतफहमी हो गई थी, नंबरिंग में गड़बड़ नहीं है. ए बी सी डी चार ऑप्शन. हाउ डज इंडक्टर बिहेव व्हेन, इंडक्टर कैसे बिहेव करता है, ये सवाल पूछे गए चार. स्टेडी करंट फ्लो थ्रू इट. स्टेडी करंट का मतलब डीसी पास करे, तो इंडक्टर जो है जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा और उसको जाने देगा. ए स्टेडीली इंक्रीजिंग करंट फ्लोज थ्रू इट, अपोज करेगा. ए स्टेडीली डिक्रीजिंग करंट फ्लोज थ्रू इट, अपोज करेगा. नेम द फिनोमेना इन विच चेंज इन करंट इन ए कॉइल इंड्यूसेस ईएमएफ इन कॉइल इटसेल्फ. इसको हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन. पहले पार्ट का आंसर, एज इलेक्ट्रिक करंट इज स्टेडी देयरफॉर डी आई बाई डी टी इज जीरो. फॉर्मूले से हम देख सकते हैं. इंड्यूस्ड ईएमएफ ई जीरो, इंडक्टर बिहेव्स एज शॉर्ट सर्किट, जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा. सेकंड केस में डी आई बाई डी टी पॉजिटिव है, ईएमएफ नेगेटिव है, तो वीबी will be less than VA, that is back EMF is generated that opposes the increase in current. तो करंट में इंक्रीज का विरोध करेगा. डी आई बाई डी टी नेगेटिव है, EMF पॉजिटिव है, VB is greater than VA, फॉरवर्ड EMF is generated that opposes the fall in current. करंट घट रही है तो घटने नहीं देगा, करंट बढ़ रही है तो बढ़ने नहीं देगा, इसलिए हम इसको इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं. तो आपको समझ में आ गया होगा. डी पार्ट सेल्फ इंडक्शन. क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं. Second case, closed loop is held stationary in the magnetic field between the north and south poles of two permanent magnets held fixed. एक लूप को हमने बीच में रखा है मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में. Can we hope to generate current in the loop by using very strong magnets? बच्चों, ये conceptual question है जो NCERT के सॉल्व एग्जाम्पल में शामिल. जवाब है नहीं. खाली मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग कर देने भर से फ्लक्स में चेंज नहीं होगा, और जब तक फ्लक्स में चेंज नहीं होगा कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा. फिर है, ए क्लोज लूप मूव्स नॉर्मल टू द कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए लार्ज कैपेसिटर. ये सेम क्वेश्चन पोस्ट कर दिया गया है. ऐसा कैसा एनसीईआरटी में, वहां से आप देख सकते हैं. व्हेन इट इज होली इनसाइड द रीजन, व्हेन इट इज पार्शली आउटसाइड द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर सकता बच्चों. इलेक्ट्रिक फील्ड ये काम नहीं कर सकता, मैग्नेटिक फील्ड कर सकता. तो ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड में आया भी है, और ये एज इट इज वही सवाल है जो एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है, आपने किया हुआ है, तो मैं इसको यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ. हालांकि आप चाहें तो सॉल्यूशंस देख लें स्क्रीन को फ्रीज कर. बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं. यहाँ पर डायग्राम परफेक्टली बना हुआ है. एनसीईआरटी में कुछ मिसिंग पार्ट है शायद, या नहीं, यहाँ पर भी नहीं है परफेक्टली. ये जो लाइन है इसको फॉर्म बना लें, जिससे पता चल जाएगा ऑब्जर्वर कहाँ बैठा है, कौन सा हिस्सा पीछे लूप का, कौन सा हिस्सा आगे है. इस डॉटेड लाइन को आप फॉर्म कर लें. क्वेश्चन नंबर 3 पर जा रहा हूं मैं. ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. गिवन फिगर shows a metal rod PQ
resting on the smooth rails AB and positioned between the poles of a permanent magnet. The rails, the rod, and the magnetic field are in three mutual perpendicular directions. एक दूसरे के perpendicular. Galvanometer G connects the rails through a switch K. Length of rod is 15 cm, B is 0.50 Tesla. Resistance of the closed loop containing the rod 9 milliohm. Assume the field to be uniform. Suppose कि अपन ए रॉड को मूव कर रहे हैं स्पीड 12 सेंटीमीटर पर सेकंड से इन द डायरेक्शन शोन. तो पोलैरिटी बतानी हमें मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ की, किधर पॉजिटिव किधर नेगेटिव वो बताना है. इज देयर एन एक्सेस चार्ज बिल्ट अप एट द एंड्स ऑफ रॉड्स व्हेन के इज ओपन? डेफिनेटली. करंट फ्लो नहीं होगी तो एक्सेस चार्ज बिल्ट अप होगा. व्हाट इफ के इज क्लोज? के क्लोज करते करंट फ्लो हो जाएगी. विद के ओपन एंड द रॉड मूविंग यूनिफॉर्मली देयर इज नो नेट फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन्स in the rod PQ, even though they do experience magnetic force due to the motion of the rod. ये सब हमें explain करना है. Explain what is the retarding force on rod when K is closed, ILP. How much power is required by an external agent to keep the rod moving. As it is वही question है पूरा का पूरा जो NCERT में आपने किया है. So you can go through the solution. Motional EMF हमने use किया BVL. उससे 9 मिली वोल्ट ये ईएमएफ निकल के आया. पी पॉजिटिव होगा, क्यू नेगेटिव होगा. डायरेक्शन वाले कंसेप्ट से हम निकाल सकते हैं. जब के क्लोज होगा तो एक्सचेंज चार्ज मेंटेन होगा, तभी ईएमएफ इंड्यूस होता है. मैग्नेटिक फोर्स कैंसिल होगा इलेक्ट्रिक फोर्स से और आईबीएल के बराबर होगा रिटार्डिंग फोर्स. उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं. पावर जो है एफ डॉट वी से हम निकाल सकते हैं. ये फोर्स है और ये वेलोसिटी है. एफ डॉट वी से हमने पावर निकाल ली. जबकि ओपन है तो कोई रिटार्डिंग फोर्स नहीं है, करंट फ्लो नहीं हो रही है, कोई पावर एक्सपेंड नहीं होगी. तो ये पूरा कुछ हम कैलकुलेट कर सकते हैं. सारे क्वेश्चंस उठाकर वहीं से डाल दिए, बस फॉर्मेट चेंज कर दिया. ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. स्मॉल टाउन विद अ डिमांड ऑफ 800 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर at 220 volt is situated 15 kilometer away from an electric plant generating power at 440 volt. तो ट्रांसफॉर्मर यूज करने वाले हैं हम यहाँ पे. The resistance of the two wire line carrying power is 0.5 ohm per kilometer. The town gets power from the line through a 4000-220 volt step down transformer. यानी ये प्राइमरी का वोल्टेज है VP और ये सेकेंडरी का है VS और ये स्टेप डाउन कर रहे हैं एट ए सब स्टेशन इन द टाउन. तो ये आपके दिमाग में पूरी पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि ये एक्चुअल में पावर ट्रांसमिशन होता कैसे है. जैसे अच्छा इस इंटरनेट पे भी इसके डायग्राम आपको मिल जाएंगे. मान लो ये पावर प्लांट है जहां पर पावर जनरेट हो रही है. यहां से बहुत दूर तक इसको भेजना है तो इसको हाई वोल्टेज पर भेजना होगा. उसके लिए हम यहाँ पर लगाते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर. पावर प्लांट जनरली जनरेट करता है 440 पर या फिर 660 पर. ये सब 11 के मल्टीपल में चलता है बच्चों. तो मान लीजिए 440 पर ये जनरेट कर रहा है और स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर ने इसको स्टेप अप करके बना दिया 44 केवी, 44,000 वोल्ट. 44,000 वोल्ट. आप कोटा का ही उदाहरण ले लें. ये है कोटा थर्मल पावर प्लांट, पावर स्टेशन बोलते हैं इसको, तो KTPS. ठीक है, KTPS के नाम से फेमस है. थर्मल की चिमनी आपने देखी होगी कोटा अगर आप आए. तो वहां पर पावर प्लांट पर 440 वोल्ट पे जनरेशन हुआ. वहां स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर लग रहा है क्योंकि दूर तक हमें भेजना है तो हमें वोल्टेज बढ़ाकर भेजना होगा, नहीं तो एनर्जी लॉसेस होंगे, ट्रांसमिशन लॉसेस और कुछ भी मिलेगा नहीं. सिटी यहाँ है. दिस इज मेन ग्रिड स्टेशन. तो ये पावर पहुंची मेन ग्रिड स्टेशन तक 44 किलो वोल्ट. इसको यहाँ पर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लगा रहता है. स्टेप डाउन
और ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर उसको स्टेप डाउन करता है 33 किलो वोल्ट। फिर ये सप्लाई जाती है सिटी सब स्टेशन तक। अगर मैं कोटा की बात करूं तो महावीर नगर में मेन ग्रिड स्टेशन है। फिर 33 किलो वोल्ट आ गया जहां एलन है इंदिरा विहार पास में, वहां पर सब स्टेशन है। ऐसे सब स्टेशन विज्ञान नगर में है, मतलब अलग अलग कॉलोनीज में अपने अपने सब स्टेशन है। तो यहाँ पर भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये हो गया सब स्टेशन, और ये उसको 33 किलो वोल्ट से स्टेप डाउन करता है 11 किलो वोल्ट में। अब ये 11 किलो वोल्ट जो है गली मोहल्लों तक जाएगा। अब देखते हैं गली मोहल्लों में बाहर जो ट्रांसफार्मर लगा होता है, फॉर एग्जांपल एलन के सामने ट्रांसफार्मर्स हैं बहुत सारे, एलन की बिल्डिंग के सामने, तो ये यहाँ तक पहुंचा और ये फिर से स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, TFMR, स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म में जो हम इंजीनियरिंग में यूज करते हैं। और ये उसको 220 में स्टेप डाउन करेगा, जिसे हम घर में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये पूरा नेटवर्क होता है। तो इसमें जो ये वायर लाइन यूज हुई है, इसमें एनर्जी का लॉस होता है इन फॉर्म ऑफ हीट, और उसी की बात यहाँ पर की जा रही है। टाउन गेट्स पावर फ्रॉम लाइन, ये हो गया। एस्टिमेट द लाइन पावर लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो इसका रेजिस्टेंस हम देखेंगे, कितने किलोमीटर दूरी है वो देखेंगे 15 किलोमीटर के हिसाब से। और आई स्क्वायर आर टी, क्योंकि करंट सेम रहेगा, वोल्टेज तो ड्रॉप होता जाएगा, वायर में रेजिस्टेंस है। आई स्क्वायर आर टी जो सेम रहेगा वो फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे, आई स्क्वायर आर टी से लॉसेस निकालेंगे। तो सप्लाई कितनी चाहिए होगी, 800 किलोवाट तो उसकी डिमांड है, तो इतना तो पहुंचाना ही पहुंचाना है, प्लस लॉसेस जो हो गए लाइन में वो और ऐड करके जनरेट करना पड़ेगा। तो पहले लाइन पावर लॉसेस हमने निकाले, हाउ मच पावर मस्ट द प्लांट सप्लाई, जितना लॉस हो गया प्लस जितना चाहिए। करेक्टराइज द स्टेप अप ट्रांसफार्मर एट द प्लांट, उसके हमें इनपुट और आउटपुट वोल्टेजेस बताने, स्टेप अप है कि स्टेप डाउन है बताना। सो लाइन रेजिस्टेंस 30 इंटू 0.5, 30 क्यों किया बच्चों, दो तार होंगे इसलिए, 15 किलोमीटर जाना 15 किलोमीटर, एक लाइव दूसरा न्यूट्रल, तो 15 ओम। वैसे 3 फेज सप्लाई होती है, उसकी बात हम यहाँ पे नहीं कर रहे। आरएमएस करंट इन द लाइन, करंट निकालने के लिए क्या करा, 800 इंटू 1000 वाट अपॉन 4000 वोल्ट। तो कि किलो जो है उसके लिए 1000 लगाया, तो ये आई होता है P अपॉन V, तो आई हो गया P अपॉन V 200 एम्पियर। लाइन पावर लॉसेस आई स्क्वायर आर से निकल जाएंगे, तो 600 किलोवाट। 800 किलोवाट उसको चाहिए, 600 किलोवाट का लॉस हो गया, टोटल 1400 किलोवाट जनरेट करना पड़ेगा प्लांट को, सप्लाई करना। वोल्टेज ड्रॉप जो हो रहा है वो हो रहा है आई इंटू आर के बराबर, लाइन में 3000 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो प्लांट पर होगा वो 440 से 7000 वोल्ट जनरेट कर रहा होगा, तब जाकर ड्रॉप होते होते यहाँ 4000 बचेगा। 7000 में से 3000 तो ड्रॉप हो जाएगा। 440 पर पावर जनरेशन हुआ, जैसे मैंने ये बताया 440 पर जनरेशन हुआ। इसने 44 किलो वोल्ट की बजाय 7 किलो वोल्ट यानी 7000 वोल्ट में इसको कन्वर्ट किया और भेज दिया। 7000 वोल्ट में कन्वर्ट करके भेजा। अब वहां जो ट्रांसफॉर्मर है वो 4000 से उसको स्टेप डाउन करेगा 220 में। ठीक है, ये सिचुएशन। तो बच्चों इस तरह से ये क्वेश्चन आपको करने हैं। तो इस वीडियो में मैं 3 ही क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, रिमेनिंग क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं। टिल देन हैप्पी लर्निंग।